अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाकिर हुसैन। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में अपना 4th लेक्चर डिस्कस करेंगे और इसका नाम है पेयर प्रोडक्शन। अगर आपको याद हो, हम एक सिलसिला लेकर चल रहे हैं और उसका नाम था इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर। तो इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर में ये हमारा 3rd लेक्चर है। ओवरऑल इस चैप्टर का हमारा ये 4th लेक्चर है। तो 4th लेक्चर जो है हमारा ये बेसिकली पेयर प्रोडक्शन से रिलेटेड है, लेकिन इसके साथ साथ हम एनिहिलेशन ऑफ मैटर को भी डिस्कस कर रहे होंगे। तो पेयर प्रोडक्शन क्या होती है? इसके नाम से ही वाज़ेह है, एक पेयर का बनना, यानी कि एक पार्टिकल और एक एंटी पार्टिकल का बनना। कब? जब एक हाई एनर्जी फोटोन को हम स्टॉप करवाते हैं बाय एन हैवी न्यूक्लियस। ठीक है, तो देखिएगा जरा, मैंने डेफिनेशन लिखी है, द फिनोमेना ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ हाई एनर्जी फोटोन। अब ये यूजुअली कौन सा होता है? गैमा रे फोटोन ही होगा ना। हाई एनर्जी, इससे हाई एनर्जी वाला फोटोन कौन सा हो सकता है? अभी हम ये भी देखेंगे कि वो कितनी एनर्जी का फोटोन होना चाहिए। हाई एनर्जी फोटोन इनटू इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पेयर में व्हेन स्टॉप्ड बाय अ हैवी न्यूक्लियस, जब उसको हम एक हैवी न्यूक्लियस से स्टॉप करने की कोशिश करते हैं, या हम यूं कहते हैं कि व्हेन अ हाई एनर्जी फोटोन इंटरेक्ट विद द इलेक्ट्रिक विसिनिटी ऑफ अ हैवी न्यूक्लियस। ठीक है, एक हैवी न्यूक्लियस की जब इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई हाई एनर्जी फोटोन एंटर होता है या इंटरेक्ट करता है, तो उससे फिर वो जो हाई एनर्जी फोटोन है वो एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन पेयर में कन्वर्ट हो जाता है। जनरल बात ये करें, एक पार्टिकल और एक एंटी पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है। दिस फिनोमेना इज नोन एज पेयर प्रोडक्शन। देखिएगा जरा, ये फर्ज कर लेते हैं, ये मैंने एक डायग्राम बनाई है, यहां पर ये एक गैमा रे फोटोन है। कौन सा फोटोन है? गैमा रे फोटोन। और ये एक हाई एनर्जी फोटोन है। ठीक हो गया, कौन सा फोटोन है? हाई एनर्जी फोटोन। ये आया और ये इस न्यूक्लियस की इलेक्ट्रिक विसिनिटी में आया, यानी कि इस न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट किया इसने। क्या इसके साथ टकराना जरूरी है? टकराना बिल्कुल भी जरूरी नहीं, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में आना जरूरी है। यही वजह है ना हम हैवी न्यूक्लियस कहते हैं। हैवी न्यूक्लियस की जो इलेक्ट्रिक विसिनिटी है वो ज्यादा होगी, हैवी इंटरेक्शन होगी। ठीक है, तो फिजिकल इंटरेक्शन की बजाय अगर मैं कहूं कि इसके साथ इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इसका इंटरेक्शन इंपॉर्टेंट है, तो जब वो इसके साथ इंटरेक्ट करता है तो इस इंटरेक्शन की वजह से ये जो हाई एनर्जी फोटोन है वो एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। दिस फिनोमेना इज नोन एज पेयर प्रोडक्शन। अब देखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन बना और एक पॉजिट्रॉन बना। अगर मैं बात करूं इस इलेक्ट्रॉन की, तो इस इलेक्ट्रॉन को, ये आपको पता है ये कौन सा क्या चीज होती है, इलेक्ट्रॉन के बारे में तो सब जानते हैं। अब ये कौन है? ये है पॉजिट्रॉन। मैं बार बार इसका नाम ले रहा हूं। अब पॉजिट्रॉन क्या होता है? पॉजिट्रॉन बेसिकली एंटी पार्टिकल है। क्या चीज है? एंटी पार्टिकल। किसका? एंटी पार्टिकल है ये इलेक्ट्रॉन का, एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन का एक एंटी पार्टिकल है। अब एंटी पार्टिकल सर क्या होता है? देखें भाई, एंटी पार्टिकल की आप यूं समझ लें कि इनका सेम क्या होगा? मैस होगा। ठीक हो गया, और सेम चार्ज कह लें। जब मैं कह रहा हूं ना सेम चार्ज, तो यहां मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, और ऑपोजिट इनके क्या होते हैं? ऑपोजिट साइन। ठीक है, यानी कि चार्ज तो सेम होता है लेकिन साइन क्या होता है उनका? ऑपोजिट। एक अगर पॉजिटिव चार्ज है और उसका मैग्नीट्यूड 1.6 cos 10⁻⁻19 कूलम है, तो दूसरा भी इतना ही है लेकिन उसका साइन क्या होगा? फिर नेगेटिव होगा। अगर एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। ठीक हो गया, यानी कि साइन ऑपोजिट होते हैं। और इनके जो बाकी क्वांटम नंबर्स है ना वो भी डिफरेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन उनकी यहां बात भी हुई, इसलिए हम उनको ज्यादा यहां डिस्कस नहीं कर रहे। तो अब अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन की बात करूं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका रेस्ट मास कितना होता है? सर 9.1 cos 10⁻31 kg। तो अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को देखूं तो वो कितनी होगी? उसको हम बोलते हैं रेस्ट मास एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। रेस्ट मास एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी क्या होगी? सर एनर्जी कैसे निकालेंगे भाई? E = mc² नहीं पढ़ा हुआ? E = mc²। ये सारा फिनोमेना इसी पिक्चर को ही तो जाहिर कर रहा है कि देखें भाई, एनर्जी थी ना गैमा रेज। गैमा रेज क्या है? वेव्स है, रेडिएशंस है।
हमें पता है ये एनर्जी के पैकेट्स होते हैं। एनर्जी जो है ये किस में कन्वर्ट होगी, पार्टिकल में कन्वर्ट होगी, तो एनर्जी मैस में कन्वर्ट होगी। ठीक है, यही इक्वेशन है भाई आइंस्टाइन मैस एनर्जी इक्वेशन। तो रेस्ट मैस एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इसको अगर हमने निकालना है तो हम फॉर्मूला पुट करेंगे m नॉट c स्क्वायर। ठीक हो गया। अब ये कितनी आएगी जरा देखिएगा, m नॉट c स्क्वायर। आपने ना, मैं यहाँ वैल्यूज नहीं पुट कर रहा, आपने m नॉट की वैल्यू पुट करनी है 9.1 क्रॉस 10⁻31 kg, और c की आपने वैल्यू पुट करनी है 3 क्रॉस 10⁸8 मीटर पर सेकंड। ऊपर होल स्क्वायर ले लेना, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आंसर जूल में आएगा। अब उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लीजिएगा। कैसे करेंगे, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू से डिवाइड करके, 1.6 क्रॉस 10⁻19 से डिवाइड करके, तो आपके पास ना ये जो m नॉट c स्क्वायर है ये एनर्जी आ जाएगी, यहां मैं लिख देता हूं m नॉट c स्क्वायर, ये बराबर आ जाएगा 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, यानी कि इतने मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होगी इसके पास। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं कि व्हाट विल बी द रेस्ट मैस एनर्जी ऑफ अ पॉजिट्रॉन, एक पॉजिट्रॉन की रेस्ट मैस एनर्जी कितनी होगी। सर आपने अभी बताया दोनों का मैस सेम होता है, जब दोनों का मैस सेम होता है तो डेफिनेटली फिर दोनों की एनर्जी भी सेम होगी। ठीक है, मैस को एनर्जी में कन्वर्ट करना आता है ना, जी सर बिल्कुल आता है। ये भी कितनी होगी सर, ये भी m नॉट c स्क्वायर ही होगी, और ये भी कितनी होगी सर, ये भी 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होगी। ठीक हो गया जी। अब देखें यहां से ना, यहां एक बात याद रहे कि अब ये जो हाई एनर्जी फोटोन आ रहा है, अगर इसने इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पेयर में कन्वर्ट होना है तो इसके पास कम से कम कितनी एनर्जी होनी चाहिए, इस इलेक्ट्रॉन को बनाने की एनर्जी और इस पॉजिट्रॉन को बनाने की एनर्जी। यानी कि इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो है 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन, और पॉजिट्रॉन बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो है 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन, यानी कि दोनों सेम है। तो इसका मतलब हुआ कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर पेयर प्रोडक्शन, यानी कि इंसिडेंट फोटोन की जो मिनिमम एनर्जी हो सकती है ना वो कितनी होनी चाहिए, वो इन दोनों का सम होना चाहिए। मैं यहां एक लाइन लिखता हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन, द मिनिमम एनर्जी required for पेयर प्रोडक्शन के लिए जो कम से कम एनर्जी चाहिए, m नॉट c स्क्वायर ये हो गया और m नॉट c स्क्वायर ये हो गया, कितनी होगी सर 2m नॉट c स्क्वायर। शाबाश, तो इन दोनों को ऐड करें या 2 से मल्टीप्लाई कर दे किसी एक को, कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इंसिडेंट फोटोन की कम से कम इतनी एनर्जी होगी तो फिर ये फिनोमेना होगा, यानी कि पेयर प्रोडक्शन होगी। अगर इससे कम एनर्जी हुई तो पेयर प्रोडक्शन नहीं होगी। याद हो अगर आपको, हमने दूसरे लेक्चर में इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर को जब हमने स्टार्ट किया था तो वहां हमने ये बात स्टार्ट में ये की थी कि पेयर प्रोडक्शन के लिए जो एनर्जी ऑफ फोटोन है वो ग्रेटर देन इक्वल क्या होनी चाहिए, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक हो गया। तो अब एनर्जी, अगर मैं जनरल बात करूं, जनरल बात क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर पेयर प्रोडक्शन, तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए किसके, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, या तो इसके बराबर हो या इससे क्या हो, इक्वल हो। ठीक हो गया। तो ये दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहां ना एक बात याद रखिएगा, यहां तमाम लॉज होल्ड करते हैं। तमाम जब मैं कह रहा हूं ना तो मेरी मुराद 3 लॉज है। एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, दूसरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, और तीसरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। ठीक हो गया। कौन कौन से लॉज, मैं यहां लिख देता हूं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मोमेंटम एंड चार्ज, ये तीनों लॉज क्या करते हैं, होल्ड्स इसमें होल्ड करते हैं पेयर प्रोडक्शन में। अब मैं वजाहत करूंगा कि तीनों लॉज कैसे होल्ड करते हैं। देखिएगा,
जो इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी है ना, वो इन दोनों एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। पहले हम बात करते हैं कि अगर इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी इतनी हो तो फिर क्या होगा, देखिए जरा। पहले हम एनर्जी कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं। एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन क्या है? एनर्जी कंजर्वेशन बहुत आसान है भाई। देखें, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन ये बराबर हो जाएगी रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस रेस्ट मास एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, यानी कि m नॉट c स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस m नॉट c स्क्वायर ऑफ पॉजिट्रॉन प्लस अगर 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिर्फ इतनी एनर्जी है तो ये इक्वेशन बनेगी। अगर इससे ज्यादा एनर्जी है, सरप्लस एनर्जी है, अब वो सरप्लस एनर्जी इनकी इजाफी एनर्जी क्या होगी? इजाफी एनर्जी इनकी काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो जाएगी। तो प्लस लिख देता हूं मैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन। ठीक हो गया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन। यहां इसको आप यूं लिख सकते हैं, HF इक्वल टू m नॉट c स्क्वायर प्लस m नॉट c स्क्वायर, 2m नॉट c स्क्वायर प्लस kinetic energy of electron plus kinetic energy of positron। ठीक हो गया जी। तो ये इसकी एनर्जी की इक्वेशन बन गई कि टोटल एनर्जी जो है ना वो क्या रहेगी? कंजर्व रहेगी। ठीक हो गया। मैं फिर बता रहा हूं, अगर हमारे पास जो टोटल एनर्जी है EI वो HF यानी कि 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो तो फिर ये दोनों क्या हो जाएंगी? जीरो हो जाएंगी। सम टाइम फिर हम क्यों करते हैं, इस पूरे सेटअप को ना, इस न्यूक्लियस के करीब हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर देते हैं। अब वो कैसे प्रोवाइड करते हैं? यहां पर देखिएगा इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है तो यहां पर हम यूजुअली पॉजिटिव चार्ज की यानी कि पॉजिटिव प्लेट लगा दी हमने। ठीक हो गया। और नीचे क्या लगा दी? नेगेटिव प्लेट। नीचे क्या लगा दी? नेगेटिव। ठीक हो गया जी। तो अब नेगेटिव पॉजिट्रॉन को अपनी तरफ अटैक कर लेगी और ये पॉजिटिव प्लेट इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज है उसको अपनी तरफ अटैक कर लेगी। तो इस तरीके से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज को एक्सेलरेट करवा सकती है। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर दे तब भी पेयर प्रोडक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ना प्रोवाइड करे तब भी पेयर प्रोडक्शन होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड का इतना मसला नहीं है। ठीक हो गया। तो अब एनर्जी कंजर्वेशन के बाद दूसरी जो बात करूं मैं, क्या मोमेंटम और चार्ज कंजर्व रहता है? देखिए ये दोनों बातें कॉन्सेप्ट की बातें हैं, मैं आपको ऑरली समझा के आगे चलाऊंगा। देखिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में फोटोन का चार्ज कितना होता है? जल्दी से बताएं, व्हाट इज द चार्ज ऑफ फोटोन? आप कहेंगे सर फोटोन पर तो कोई चार्ज ही नहीं होता। शाबाश, फोटोन एक चार्जलेस पार्टिकल है, याद रहे, भूले ना। ठीक है, फोटोन पर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है। अब देखें, अब इससे बना कौन है? सर इससे एक इलेक्ट्रॉन बना है और एक पॉजिट्रॉन बना है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या है? सर नेगेटिव। और पॉजिट्रॉन पर चार्ज क्या है? सर पॉजिटिव। दोनों का चार्ज मैग्नीट्यूड में इक्वल है लेकिन साइन में क्या है? ऑपोजिट है। तो दोनों का जब सम लेंगे तो हमारे पास जीरो आ जाएगा। तो अब इसका भी नेट चार्ज क्या हो जाएगा? जीरो। इंसिडेंट फोटोन का भी नेट चार्ज क्या हुआ? जीरो हुआ। ठीक है। अब तीसरी बात, एनर्जी कंजर्वेशन होगी, चार्ज कंजर्वेशन होगी। अब तीसरी कंजर्वेशन है मोमेंटम की। आपकी ना एक्सरसाइज की बुक में एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन लिखा है, कैन पेयर प्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन वैक्यूम? क्या पेयर प्रोडक्शन वैक्यूम में हो सकती है? तो आप इसका क्या जवाब देते हैं? आप कहते हैं कि सर नो, पेयर प्रोडक्शन कैन नॉट टेक प्लेस इन वैक्यूम। अब इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि देखिए, मुझे बताएं इसका जो मोमेंटम है इस इलेक्ट्रॉन का ऊपर जा रहा है ना, तो ये इसका मोमेंटम है, और इस पॉजिट्रॉन का जो मोमेंटम है ये नीचे जा रहा है। इक्वल है दोनों मोमेंटम, क्योंकि मास दोनों का इक्वल है, स्पीड भी इक्वल है, इक्वली एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, इक्वल काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, इक्वल स्पीड से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक हो गया। तो इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम दोनों बराबर है और ऑपोजिट है, तो दोनों एक दूसरे के मोमेंटम को कैंसिल कर देंगे, तो नेट मोमेंटम क्या हो जाएगा? सर जीरो हो जाएगा। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, वेक्टर क्वांटिटी है ऑपोजिट में हो, कैंसिल कर देती है, तो नेट मोमेंटम क्या होगा? जीरो। अब मुझे बताएं, क्या फोटोन का भी नेट मोमेंटम जीरो था? जल्दी से बताएं। सर ये सर जीरो था, और खुदा का खौफ खा भाई, नेट मोमेंटम इसका जीरो नहीं है, ये मूव करता हुआ आ रहा है। अब जब ये इस न्यूक्लियस की इलेक्ट्रिक विसिनिटी में आएगा ना, यानी कि इससे इंटरेक्ट करेगा, तो इंटरेक्शन के बाद ये अपना मोमेंटम इस न्यूक्लियस को
डोनेट कर देता है, दे देता है, और ये न्यूक्लियस उस मोमेंटम को लेकर रिकॉइल करता है। तो अब इसने अपना मोमेंटम इसको दे दिया, तो अब देखिए मोमेंटम भी क्या रहा, कंजर्व रहा, क्योंकि मोमेंटम किसने ले लिया, न्यूक्लियस ने ले लिया। तो वैक्यूम में क्या होता है, वैक्यूम में इसीलिए पेयर प्रोडक्शन नहीं हो सकती क्योंकि वहां लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वायलेट कर जाता है। अगर वैक्यूम होगा तो पेयर प्रोडक्शन इसलिए नहीं होगी क्योंकि वहां पर मोमेंटम ट्रांसफर करने के लिए कोई पार्टिकल मौजूद नहीं है जिसको आप मोमेंटम ट्रांसफर कर सके। अब बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, सर हैवी न्यूक्लियस ही क्यों? आप बार बार लिख रहे हैं ना, बार बार बोल भी रहे हैं कि इन द विसिनिटी ऑफ हैवी न्यूक्लियस, स्मॉलर न्यूक्लियस क्यों नहीं? क्या लाइटर न्यूक्लियस के साथ भी हो सकती है? तो भाई लाइटर न्यूक्लियस फेवरेबल नहीं है, जो हैवी न्यूक्लियस है वो फेवरेबल है। अब वो क्यों फेवरेबल है? क्योंकि जो हैवी न्यूक्लियस होते हैं ना, उनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है प्रोटॉन की वजह से वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड पेयर प्रोडक्शन करवाने में ज्यादा साजगार है, तो दैट इज व्हाई वी यूज हैवी न्यूक्लियस। अब देखिएगा, अब हम ये कह सकते हैं कि जो पेयर प्रोडक्शन है, इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ एनिहिलेशन ऑफ मैटर। ठीक है, पीपी क्या है सर? पेयर प्रोडक्शन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ किसका? एनिहिलेशन ऑफ मैटर। किसका रिवर्स प्रोसेस है? एनिहिलेशन ऑफ मैटर। ठीक हो गया जी। अब ये एनिहिलेशन ऑफ मैटर किस बला का नाम है, ये भी समझ लेते हैं। एनिहिलेट का क्या मतलब है, ये तो आप बता देना। सर एनिहिलेट का मतलब होता है तबाह कर देना, बर्बाद कर देना, भस्म कर देना, खत्म कर देना, वगैरह वगैरह। ठीक हो गया। तो अब एनिहिलेशन ऑफ मैटर क्या होता है, इसको जरा समझिएगा। एनिहिलेशन ऑफ मैटर ये कहता है कि फर्ज कर लेते हैं हमारे पास एक प्रोटॉन है, सॉरी प्रोटॉन कह रहा हूं, प्रोटॉन भी आप ले सकते हैं, प्रोटॉन और एंटी प्रोटॉन ले लें, या मैं ले रहा हूं एक हमारे पास पॉजिट्रॉन है और एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। ठीक हो गया, एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन, दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, मिलते हैं आपस में। व्हेन दे कम क्लोज टू ईच अदर, जब ये एक दूसरे से मुसाफा करते हैं, सलाम लेते हैं, हेलो हाई करते हैं, फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि व्हेन दे कम क्लोज टू ईच अदर दे एनिहिलेट ईच अदर। ठीक है, और एनिहिलेट करने के बाद ये दोनों जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? ये गैमा रे फोटोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। किसमें? गैमा रेज में। मैं यहां कह देता हूं गैमा रे फोटोन। तो ये दो गैमा रे फोटोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? दो गैमा रे फोटोन में। यानी कि मैटर जो है अब एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, फिर वही E = mc स्क्वायर। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ पेयर प्रोडक्शन। और पेयर प्रोडक्शन का एक इंपॉर्टेंट नाम जो आपने याद रखना है वो ये भी है, मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी। पेयर प्रोडक्शन इज आल्सो नोन एज मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी। मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी को मटेरियलाइज कर रहे हैं आप। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है, अब ये इसमें क्या हो रहा है? इसमें मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। ये तो बहुत आसान है ना, हम रोजमर्रा जिंदगी में यही देखते हैं कि मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। किसी भी चीज को जलाए उसका मैस कम हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पर भी देखें, मैस था, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो अब ये ना, ये सबसे पहले आई थिंक 1928 में पॉल डिराग ने यह प्रिडिक्ट किया था कि इलेक्ट्रॉन का एक एंटी पार्टिकल भी होता है। अब एंटी पार्टिकल उसको उसने नाम दिया पॉजिट्रॉन होता है। बाद में आई थिंक 1932 में कार्ल एंडरसन ने कॉस्मिक रेज के अंदर इसको डिस्कवर भी कर लिया। तो फिर ये बात प्रूव होगी कि इलेक्ट्रॉन का एक एंटी पार्टिकल होता है, दैट इज पॉजिट्रॉन। अब हम ये बात डिस्कवर कर चुके हैं कि प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल भी होता है, एंटी प्रोटॉन क्या नाम है, न्यूट्रॉन का भी एंटी पार्टिकल होता है, एंटी न्यूट्रॉन। मतलब अब हम ये बात कहते हैं कि हर पार्टिकल का एक एंटी पार्टिकल मौजूद है। तो जब भी पार्टिकल और एंटी पार्टिकल एक दूसरे के करीब आएंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे? एक दूसरे को गायब कर देंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक हो गया। तो अब यहां पर भी ना तीनों लॉ जो है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, मोमेंटम और चार्ज, मोमेंटम और चार्ज, क्यों लिख दिया मैंने? ये सब क्या करते हैं? होल्ड करते हैं, होल्ड्स। ठीक हो गया। ये आपने बात याद रखनी है और भूलनी नहीं है। तो
ये था हमारा आज का लेक्चर। मेरे ख्याल में काफी बातें हमने कर ली हैं, तो क्लोज करते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।